बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में पूरा हफ्ता का एक्शन कैसा रहा उस पर करेंगे चर्चा, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी बताएंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर हमारा है 0222300164। इसके अलावा आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। सबसे पहले बाजार पर एक नजर डालने, हमने देखा बाजार में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी मुनाफा वसूली हावी रही। बाजार के प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 232 अंक टूटकर 65,398 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 82 अंक फिसलकर 19,543 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 31 अंक गिरा और 43,723 के स्तर पर बंद हुआ। और अब एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार में कमजोरी क्यों रही हावी। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन और भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी दिन भी रहा कमजोरी का माहौल, और कमजोरी के लिए ज़्यादातर कारण दुनिया भर के बाजारों से ही आते हुए दिखे। पहले अमेरिकी बाजारों में तेज़ गिरावट फिर से देखने को मिली। 200 अंकों से ज़्यादा डाउ में, और नैस्डैक भी 100 अंक से ज़्यादा कमज़ोर होता दिखा। और वहाँ वजह यही थी कि ऊंची ब्याज दरें, महंगाई, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना, कच्चा तेल मजबूती, ये सारे के सारे वो ग्लोबल संकेत हैं जिनसे दुनिया भर के बाजार बड़े जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इजराइल और हमास के मोर्चे पर कोई खास बड़ी और नई बुरी खबरें नहीं आई, लेकिन ये सारी खबरें ऐसी थी जो अमेरिकी बाजारों को और दुनिया भर के बाजारों को परेशान करती हुई दिखी, और भारतीय बाजारों ने भी उन पर रिएक्शन देना उचित समझा। इसके अलावा हमारे यहाँ अपनी एक समस्या और थी। एफआईज की तरफ से छोटे मोटे ही सही फिर से बिकवाली के आंकड़े आने शुरू हुए हैं कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में। वो भी ऊपरी स्तरों पर बाजार को नहीं टिकने देने में मजबूर कर रहे हैं। इन सब के चलते एक बड़े गैप के साथ शुरुआत होने के संकेत तो हुआ भी, लेकिन एक ही अच्छी बात थी आज के बाजार में। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायर हुई और परसों बैंक निफ्टी की। उसके बाद दोनों ही इंडेक्स में ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की थी, इसलिए बाजार ज़्यादा घटे नहीं। कल के लोज को, जो कि निफ्टी पर 19,500 का, बैंक निफ्टी पर 43,550 का था, इन दोनों लेवल्स को आज दिन भर हमने होल्ड किया। दिन के दौरान एक रिकवरी की कोशिश हुई ज़रूर बाजार की, लेकिन ज़्यादा टिकी नहीं। हल्के नुकसान के साथ बाजार बंद होते दिखे। 80 पॉइंट निफ्टी पर हम नीचे बंद हुए। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली कम कमज़ोर था, 31 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ, तो सेंसेक्स 231 अंक। लेकिन आज जो ज़्यादा समस्या थी वो ब्रॉडर मार्केट में थी। मिड कैप इंडेक्स में आज फिर से 1.25% के आसपास की कमजोरी रही, और कई सारे मिड कैप स्टॉक्स या तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुए या फिर कमज़ोर नतीजों की वजह से उन मिड कैप शेयरों में बहुत तेज़ी से आज मुनाफा वसूली और बिकवाली आती दिखी। तो आज की जो ज़्यादा दिक्कत वाली जगह थी वो मिड कैप शेयरों की थी। स्मॉल कैप शेयर कमज़ोर जरूर है, लेकिन उतना पैनिक वहाँ पर नहीं था। तो फाइनली एक बड़ा मुश्किल हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए आज खत्म होते दिखा, जहाँ लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी बिकवाली का दबाव बना। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को समझ लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 456 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से लगभग 9 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ हैं, हमारे आज के खास एक्सपर्ट। उनसे करते हैं बातचीत शुरू। अविनाश जी, कुछ खास अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है बाजार ने हफ्ते के आखिरी दिन। अब नए हफ्ते की शुरुआत में आप क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आज काफी थी, क्योंकि अभी भी जो इजराइल का जो वॉर है वहां पे अभी भी कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, आज आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री आई कि इंटरेस्ट रेट्स एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में थोड़े से एलिवेटेड रहेंगे, और अभी इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो ये कारणों से मार्केट्स में थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिली। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, नतीजों का सीजन है, जहां पे भी कंपनीज के नतीजे अच्छे आएंगे वहां पे थोड़ी बहुत खरीदारी होगी। तो मार्केट्स इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए। हालांकि देखिए, वॉलेटिलिटी आगे भी बढ़ेगी, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया कोई अपनाता है तो अच्छी खासी मीडियम टर्म में पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छी कंपनीज सस्ते भाव में मिलेगी। तो आने वाले मेरे ख्याल से हफ्ते में भी मुझे लग रहा है कि मार्केट्स रेंज बाउंड रहेंगे।
जो भी ग्लोबल और मैक्रो न्यूज आएगी उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। तो डेफिनेटली नियर टर्म में कोई बड़ा उछाल तो नहीं आएगा, बट मार्केट इस लेवल पे मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट होंगे। तो ये रही राय बाजार पर अविनाश जी की। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया हम आपसे पहले समझ लेते हैं आज। लंबी अवधि के लिए कौन सा पिक आपका पसंदीदा है? देखिए स्वाति, आज जो पिक मैंने चुना है बहुत ही डिफरेंशिएटेड है और ये कंपनी बेसिकली फ्लेक्सी ऑफिस स्पेस में काम करती है। कंपनी का नाम है ईएफसी, लिस्टेड है बीएसई पे। अभी ये कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ये है कि कॉर्पोरेट्स को वो रेडीमेड फर्निश्ड ऑफिसेज सप्लाई करती है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में कोवर्क स्पेसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली फर्निश्ड ऑफिस के साथ मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, पैंट्री, कैफेरिया सब साथ में इकट्ठा प्रोवाइड करते हैं। तो इसको मैनेज्ड कोवर्क स्पेसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे ईएफसी एक काफी बड़ा प्लेयर है, करीबन 32,000 सीट्स है इनके और 7 मेट्रोज में ये काम करते हैं, जैसे कि पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, यहाँ पे इनके ऑफिसेज है। सबसे बड़ी बात, इनका एसेट लाइट मॉडल है। ये लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं और बाद में अच्छे बड़े क्लाइंट जैसे कि टेक महिंद्रा है, मास्टेक है, फ्लिपकार्ट है, बजाज फिनसर्व है, ऐसे क्लाइंट्स के साथ 4 से 5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। पिछले साल 103 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 38 करोड़ का कैश प्रॉफिट कमाया था। इस साल हमको लग रहा है कि कम से कम 285-275 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, क्योंकि सीट की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, रियलाइजेशन पर सीट भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में होता है वो फिट आउट का बिजनेस होता है, जो इंटीरियर्स के लिए यूज किया जाता है। तो इनके पास एक हाउस कंपनी है जिससे इनके कॉस्ट जो है वो 10 से 15% दूसरे कॉम्पिटिटर्स से सस्ते होते हैं। अभी इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफी लोगों को पता नहीं है, बट फ्लेक्सी ऑफिस स्पेस ये कोविड के बाद बहुत अच्छी चली है। करीबन 40 मिलियन स्क्वायर फुट अभी इंडिया में फ्लेक्सी ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और अगले 2-3 साल में करीबन 75 मिलियन स्क्वायर मीटर हो जाए, स्क्वायर फीट हो जाएगी। तो हमको लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और यहाँ से करीबन 250-54 का जो रेट है, अगर साल भर का कोई नजरिया लेता है तो कम से कम 350-375 का एक मीडियम टर्म टारगेट बन सकता है। तो एक अच्छी वैल्यू पिक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर भी काफी मजबूत रहेंगे। तो ये वैल्यू पिक मेरी तरफ से। बिल्कुल सर, कौन से फुल फॉर्म से जाता है ये स्टॉक, अगर थोड़ा स्पेल आउट करेंगे? इसका जो नाम है ईएफसी इंडिया लिमिटेड है, ये बीएसई पे ही लिस्टेड है। ओके, ईएससी इंडिया लिमिटेड में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी की ओर से। आइए अब पहले कॉलर से बात करें। मुंबई से अशोक लालवानी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अशोक जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार। मैंने मई 2021 जून के करीब सेल जो शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो बाय सेल काफी टाइम किए थे। उसमें इंट्राडे भी किया था, काफी टाइम सेल परचेस किया था। फिर बाद में लास्ट जब भी मेरा परचेस हुआ था उसके बाद वो शेयर नीचे आता गया। मैंने परचेस किया था लास्ट मेरा 145 कुछ था। उसके बाद अभी कंटिन्यूस वो शेयर नीचे ट्रेंड पे ही चल रहा है। तो अभी मेरे पास 1000 शेयर्स है सेल के। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए उसमें? अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ? होल्ड करना होगा तो अविनाश जी? ओके, मतलब होल्ड कर सकते हैं ये फिलहाल। बताइए अविनाश जी, क्या आपकी रहेगी स्ट्रैटेजी? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनकी बातों से ये लगता है कि ये ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी का इनका पोजिशनल बेट है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम साल भर का नजरिया लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। देखिए, डोमेस्टिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड काफी बढ़ रही है, गवर्नमेंट का भी स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो स्टील का कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन जब तक ग्लोबल मेटल प्राइसेस बढ़ते नहीं है तब तक ऐसी कोई बड़ी उम्मीद लगाना कि सेल में कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी शॉर्ट टर्म में लगता नहीं है। तो 6 से 12 महीने की अवधि अगर ये रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली थोड़ा सा मुनाफा बना सकते हैं। मैं इनको यही कहूंगा कि अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी करें, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी लेवल की है, ऑलमोस्ट 147 की है और ऑलमोस्ट प्राइस अभी 86 चल रहा है। थोड़ा सा एवरेज करके अगर 6 से 12 महीने की अवधि करते हैं तो कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आएगा। बिल्कुल, तो बने रहिए सेल में, आपके लिए यही राय अविनाश जी दे रहे हैं। महाराष्ट्र अमरावती से संजय जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम। मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 350 क्वांटिटी है एट द प्राइस ऑफ 46। ओके, और कब तक, कितना लंबा नजरिया रख रहे हैं आप? मैम 3-4 साल होल्ड कर सकते हैं। लंबा, ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। सर, कैसा लगता है आपको ये बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक और लंबी अवधि के लिए कैसी पसंद है?
इनफैक्ट स्वाति, इनके जो नंबर्स Q2 के लिए आए थे, बहुत ही दमदार नंबर आए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग थी। इनफैक्ट इन्होंने 530 करोड़ के प्रॉफिट के जगह पे करीबन 900 करोड़ का प्रॉफिट Q2 में कमाए। आने वाले सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी भी काफी मजबूत है। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया इनका कम से कम 12-15 महीना है, तो कम से कम 58-60 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो तब तक होल्ड करने की राय। होल्ड कीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपके लिए यही राय दे रहे हैं अविनाश जी। अगले कॉलर हमारे साथ हैं उत्तराखंड से प्रिंस भाटिया। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो, हाँ जी मैम, मेरे पे जी पूछिए प्रिंस लक्ष्मी, जी, सवाल क्या आपका? हाँ जी मेरे पे मैम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 1100 शेयर है मेरे पे मैम। मैं 389 पे है मेरे पे मैम। इसमें अब क्या करना चाहिए? कोई मेरे पे लॉस बहुत हो रहा है मेरे को मैम अभी। हाँ, तो आपका कितने लंबी अवधि का नजरिया है? मैम 1 साल। साल भर का नजरिया। 389 की खरीदे सर, प्राइस तो काफी ऊंचे पे लिया इन्होंने, नुकसान भी काफी ज्यादा झेल रहे हैं। करना क्या चाहिए सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स? देखिए, मुझे लग रहा है कि सारे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में भारी बिकवाली देखने को मिली थी, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो देखिए, ये स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं, एथल एसीटेट बनाते हैं, जो काफी पहले 5-6 महीने पहले बहुत अच्छी तरह से बिक रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है। मेरे ख्याल से अभी हाल ही में एक बड़ा QIP इशू भी कंपनी ने किया था, करीबन 280-285 में। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट होगा, क्योंकि बड़े निवेशक इसमें ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। नजरिया 12-15 महीने का रखिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। जैसे ही एथिल एसीटेट के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो इनका मेन प्रोडक्ट है, इसमें आपको अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। तो हालांकि इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपरी लेवल की है। नजरिया 12-15 महीने का रखिए, और मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बनेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया 12 से 15 महीने करके यहाँ पे होल्ड करें। होल्ड कीजिए 12 से 15 महीने के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर। आपके लिए सलाह अविनाश जी दे रहे हैं। आगरा से दिशा जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरे पास सुजलॉन एनर्जी 20,000 शेयर्स @27 है। ओके, और कितना लंबा आपका नजरिया है होल्ड करने का? शॉर्ट टर्म ट्रेडर 6 to 12 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, सुजलॉन एनर्जी। और आपकी खरीद कितनी बताई थी आपने दिशा? मैम @27। 27, और कितने शेयर? 20,000 शेयर्स। ओके, 20,000 शेयर सुजलॉन एनर्जी के इन्होंने लिए हैं 27 के भाव पर। सर राय दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए, ये तो अच्छी खासी प्रॉफिट भी कमा रही है इन्वेस्टर। मेरे ख्याल से देखिए, 27 में लेके 3250 है। मेरे ख्याल से देखिए, नियर टर्म का टारगेट कुछ 35 रुपया बनता है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 25-30% स्टॉक बेच दीजिए, प्रॉफिट अच्छा बनेगा। और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम अगले 12 महीने के लिए होल्ड करिए, क्योंकि देखिए, विंड पावर स्पेस में अभी वापस तेजी आ रही है। सुजलॉन ने अपना कर्जा भी काफी कम किया है। होपफुली यहाँ पे बड़े निवेशक, यानी QIP के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े HNIs और अल्ट्रा HNIs भी एंटर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 35 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, तब तक थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए, और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-15 महीने के लिए होल्ड करिए। आने वाले कम से कम 12 से 15 महीने में और भी अच्छी रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, तो ये रही राय सुजलॉन एनर्जी पे हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की ओर से। अगले कॉलर सूरत से निशिन जी हमारे साथ है। बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास BPCL के शेयर है 436 रुपए के भाव से 260 शेयर है। और दूसरा मेरे पास है आवास फाइनेंस के 1900 रुपए के शेयर है 10 है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? आवास फाइनेंस 1925 रुपए के भाव से 15 शेयर है। अच्छा, दोनों ही स्टॉक की आपकी खरीद तो काफी ऊंची है निशिन जी। कितना लंबा नजरिया आपका है दोनों स्टॉक्स पर? मैं साल तक ठहर सकता हूँ BPCL में। ओके, बताइए सर, BPCL और आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड कैसा स्ट्रैटेजी लग रही है आपको इनकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि BPCL में उन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है, और जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स चल रहे हैं, इजराइल का वॉर जो चल रहा है, हो सकता है कि क्रूड की कीमतें ऑलरेडी जो एलिवेटेड है और भी बढ़ सकते हैं। अगर ये बढ़ती है तो BPCL के लिए और तकलीफ का काम है, क्योंकि इनकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे डिपेंडेंट है।
मेरी राय में ये बीपीसीएल से निकल के अगर ओएनजीसी का शेयर खरीदते हैं, जो एक काफी बड़ा अपस्ट्रीम प्लेयर है और क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो इनको काफी फायदा होता है, तो यहाँ पे ये स्विच कर सकते हैं। रही बात आवाज फाइनेंशियल्स के लिए, तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा एवरेज करना चाहिए और कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, क्योंकि देखिए इन्होंने 1900 पे शेयर खरीदा है, अभी कुछ 1500 का शेयर चल रहा है। कंपनी अच्छी है, लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है। हाउसिंग फाइनेंस में काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करके कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, यहाँ पे होल्ड करें। जी, रही आपके दोनों स्टॉक्स पर अविनाश जी की तरफ से राय। हमारे साथ अगले कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धर्मशाला से अशोक जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। जी पूछिए सवाल। अब मेरे पास पीएनबी का स्टॉक है एट द रेट ऑफ 64.52, 100 शेयर है मैम। ओके, कितने स्टॉक है आपके पास? 100 शेयर 54 के आसपास खरीदे। और लंबी और कितना नजरिया, लॉन्ग टर्म का नजरिया है या फिर शॉर्ट टर्म का? 1 साल तक का। साल भर का नजरिया पीएनबी पर रख रहे हैं सर। मुनाफा है, इन्हें भी क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लग रहा है कि पीएनबी के जो Q2 के नतीजे आएंगे स्वाति, काफी अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछला पहला क्वार्टर काफी स्ट्रांग था और जिस प्रकार से अभी इनकी एसेट क्वालिटी का नंबर आ गया है, क्रेडिट ग्रोथ हमको स्ट्रांग दिख रहा है डबल डिजिट्स में, तो बहुत कॉर्पोरेट कैपेक्स एज वेल एज रिटेल ग्रोथ पीएनबी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, करीबन 85-90 का एक टारगेट बनता है। अगर साल भर का नजरिया ये लेते हैं तो तभी मुनाफा वसूल करे, तब तक पोजीशन होल्ड करे। होल्ड कीजिए पीएनबी, यही आपके लिए सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेड पर लौटेंगे तो देखना है कि दुनिया भर के बाजारों से कैसे संकेत मिलते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 40 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। वैसे अगला हफ्ता इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि मंगलवार को भारतीय बाजार बंद रहेंगे दशहरे की छुट्टी की वजह से, तो सोमवार को एक बीच का छोटा ट्रेडिंग सेशन आपके लिए ज़रूर होगा। संकेत अमेरिकी बाजारों के अलावा कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स से तो हमें लेना ही है। देखना है कि आज फिर से जो दबाव बना भारतीय बाजारों में, एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा कितना बड़ा है, वो भी बाजार का मूड माहौल डिसाइड करेगा। लेकिन धीरे धीरे बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं और चूंकि अगला हफ्ता मंथली एक्सपायरी का भी है, ऐसे में निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 19,350 से 19,450 की रेंज। अब ये आपके लिए अगले हफ्ते मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 19,650 19,750 की रेंज है रुकावट वाली। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,500 43,600 जिसके बहुत नज़दीक हम, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाने पर बैंक निफ्टी में रिस्क और खुल जाती है। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी के लिए 44,000 44,200 की रेंज को पार करना चुनौती भरा होगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल शुरू हुआ है, देखते हैं मिड कैप शेयरों में कितना लंबा चलता है और दिक्कत ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा वही हैं। तो अगले हफ्ते ये बहुत ज़रूरी है कि इजराइल हमास के फ्रंट पर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ किसी तरह की कोई बुरी खबर ना मिले, तो अमेरिकी बाजार और अमेरिका के ये 2-3 ट्रिगर्स हैं वो ऐसे लेवल पर हैं जो घूमने के लिए भी तैयार हैं। तो मेक और ब्रेक ट्रेडिंग सेशन साबित हो सकता है सोमवार का। और सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा। शिवांगी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको सोमवार के बाजार? जी धन्यवाद स्वाति जी। तो हमने देखा है कि ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में कोलपाल एक ऐसा स्टॉक है जो काफी रेजिलेंट रहा है। हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे 2100 के कॉल में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको 25 के आसपास की खरीदारी की टारगेट रखे, 45 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 16 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा मिड कैप आईटी स्पेस में से। यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है पूरे बाजार के वॉलेटिलिटी के बावजूद, वीकनेस के बावजूद। तो यहाँ पे 5900 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी, 78 के आसपास 58 के एक स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा 120 का। जी, तो 2 स्टॉक्स में शिवांगी सारदा की सोमवार के बाजार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए धन्यवाद करेंगे आपका शिवांगी। और अविनाश जी, अब 7 से 10 दिन के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? 8 से 10 दिन के लिए हमको टाटा मोटर्स पसंद है। देखिए टाटा मोटर्स के Q2 के नतीजे बहुत ही दमदार आने वाले हैं, प्लस ओवरऑल ऑटो सेक्टर में इनका जेएलआर का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो हमको लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 दिन का नजरिया कोई लेता है तो 680 685 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है।
यहाँ पे स्टॉप लॉस 651 का रखिए, तो ये 8 से 10 दिन के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकता है। 8 से 10 दिन के लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।